और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए बढ़िया ही रहने चाहिए। देखिए अपने पास मैकेनिक्स में यूनिट फर्स्ट फिनिश हो गई थी, यूनिट सेकंड चल रही थी अपनी, और मैंने तुमको बताया था कि कार्य क्या होता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है। इन दोनों के बारे में मैंने तुमको बता दिया था। क्लियर? अपने पास चल रहा था, अपने पास टॉपिक चल रहा था कि संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। मैंने क्या बताया था? संरक्षी बल के और असंरक्षी बल कि इन दोनों बलों के लिए अपन कोई ना कोई पथ लेते हैं। अपन ने कोई पथ मान लिया ए और बी। क्लियर? ए और बी जब पथ मानेंगे तो इनमें कुछ कंडीशन होती हैं दोनों बलों में, संरक्षी बल में और असंरक्षी बल में। क्लियर? संरक्षी बल क्या होता है और असंरक्षी बल क्या होता है कि देखिए जब अपने पास पथ ए से बी तक पहुंचने में जो कुल कार्य है अगर वो समान है तो कौन सा बल होगा? संरक्षी बल होगा। तथा जो अपने पास कार्य असमान है तो कौन सा बल होगा? असंरक्षी बल होता है। दूसरी कंडीशन आती है कि जो किया गया कार्य है अगर शून्य के बराबर है तो कौन सा बल है? संरक्षी बल है। और अगर शून्य के बराबर नहीं है कार्य तो कौन सा बल होता है? असंरक्षी बल होता है। क्लियर है बात? तीसरी बात आती है कि जो अपने पास संरक्षी बल होता है, कौन सा बल होता है? संरक्षी बल जो होता है जो पथ ए से बी तक और बी से पुनः किस पर आ जाता है? ए तक कार्य करता हुआ आ जाए तो वहाँ पर कौन सा बल काम करता है? संरक्षी बल काम करता है। तथा जो पथ ए से बी तक तो चला जाता है लेकिन बी से पुनः ए तक नहीं आता है वो कौन सा बल होता है? असंरक्षी बल होता है। क्लियर था यहाँ तक? चलिए फिर देखिए कहाँ तक लिखा दिया था मैंने? पहली कंडीशन तो मैंने तुमको लिखवा दी थी, तो दूसरी कंडीशन लिखी है इसमें। दूसरी, ए से बी तथा बी से ए से बी तथा बी से ए तक जाए और कुल कार्य का मान शून्य हो तो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। तो का मान शून्य हो तो लगने वाला बल संरक्षी बल होगा। तो अर्थात क्या कहोगे? डब्ल्यू ए बी फर्स्ट प्लस डब्ल्यू ए बी सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ए से बी से ए तक जाने में कुल कार्य का मान कितना है? 0 है। तो लगने वाला बल कौन सा होगा? संरक्षी बल। अर्थात डब्ल्यू ए बी फर्स्ट प्लस डब्ल्यू ए बी सेकेंड बराबर क्या हो गया? 0। ये तो ए बिंदु पर है और ये बी बिंदु पर है। आप कह सकते हो पथ लिया है तो ये तो ए पथ द्वारा किया गया कार्य है और ये बी पथ द्वारा किया गया कार्य। तो इन दोनों का कार्य किसके बराबर होना चाहिए? कुल कार्य 0 के बराबर होगा तो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। क्लियर है? नीचे लिखिए यदि बंद पथ के लिए यदि कुल कार्य का मान शून्य न हो तो लगने वाला बल असंरक्षी बल होगा। असंरक्षी बल होगा। अर्थात क्या कहोगे? डब्ल्यू ए बी फर्स्ट प्लस डब्ल्यू ए बी सेकेंड
नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस स्थिति में कौन सा बल काम करता है, असंरक्षी बल, और इस स्थिति में कौन सा बल कार्य करता है, संरक्षी बल। क्लियर है सभी को, नोट डाउन करिए जल्दी। और तीसरी कंडीशन लिख लेना, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से, किसी एक बिंदु से प्रारंभ करते हुए, प्रारंभ करते हुए पुनः उसी बिंदु पर, पुनः उसी बिंदु पर अपनी प्रारंभिक ऊर्जा, अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट आए तो लगने वाला बल कौन सा होगा, संरक्षी बल। लगने वाला बल संरक्षी बल होगा, संरक्षी बल होगा यदि प्रारंभिक ऊर्जा के साथ, यदि प्रारंभिक ऊर्जा के साथ न लौट पाए तो बल कौन सा होगा, असंरक्षी होगा। तो बल असंरक्षी होगा। नोट डाउन करिए। तो ये तो तुम्हारे क्या कौन से हो गए, संरक्षी और असंरक्षी बल, कि संरक्षी बल कहाँ काम करता है और असंरक्षी बल कहाँ काम करता है। क्लियर, नोट डाउन करिए जल्दी। कर लिया नोट डाउन। चलिए लिखिए, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। अगला हेडिंग है अपने पास, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। देखिए, स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बल होता है, क्या होता है कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या कहोगे कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। विस्थापन क्या मानते हैं अपन, x। क्या मानते हैं, x। और मैंने क्या बोला है कि प्रत्यानयन कैसा बल होता है कि विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, प्रत्यानयन बल, अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा, -x। क्लियर है सभी को। चलिए लिखिए, इसमें लिखिए प्रत्यानयन बल, लिखिए प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती क्या हो जाएगा, -x। समानुपाती को हटाऊंगा तो F बराबर -kx, F बराबर -kx।
इनके लिए फिगर बना लेना। जो इसके लिए गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 1/2 mv²। दूसरा बना लेना। इसके लिए v का मान कितना होता है, 0 x, और गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0। बना लीजिए, तीनों फिगर बना लीजिए जल्दी से। बना लिए। देखिए कि जैसे ही अपन जब पिंड पर क्या लगाते हैं, जब भी अपन कोई पिंड है उस पर क्या लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं। कि इस फिगर में क्या, ये फिगर कहना चाहता है कि जब भी कोई पिंड पर कोई बाह्य बल लगाते हैं तो पिंड क्या करता है, गति करता है। क्या कहोगे कि जब कोई पिंड पर जब कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड क्या करता है, गति करता है। तो गति करता है तो उस अवस्था में जो बिंदु x पर वेग है वो कितना हो जाता है, v। उस x बिंदु पर कितना वेग हो जाता है, v, तथा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/2 mv²। क्या कहोगे कि जब पिंड पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। तो उस स्थिति में जो अपने पास बिंदु x है उस पर उसकी वेग कितना हो जाएगा, v, तथा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv²। क्लियर, ये फिगर क्लियर है। चलिए दूसरी बात आती है कि जैसे जैसे अपन इस पर बाह्य बल बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाया जाता है तो स्प्रिंग का जो प्रत्यानयन बाह्य बल का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। किसका, स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल का। कि जैसे अपन बाह्य बल बढ़ाएंगे, वह जैसे अपन बाह्य बल बढ़ेगा तो स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल का क्या करेगा, वो विरोध करता है। और विरोध करने के पश्चात जैसे ही दोनों बल समान हो जाते हैं तो उनका वेग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या, कितना हो जाता है, v का मान 0। क्या कहोगे कि जब बाह्य बल बढ़ाया जाता है तो जो बाह्य बल बढ़ाया जाता है तो वो प्रत्यानयन बल का क्या करता है, विरोध करता है। और विरोध करने के पश्चात जब दोनों बल क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं तो पिंड क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, पिंड रुक जाता है। तो उस स्थिति में जो v का मान होगा वो कितना होगा, उनका वेग कितना होगा, 0। क्या होगा, 0, तथा गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, दूसरा फिगर क्लियर है। पहला फिगर क्या था कि जब अपन किसी भी पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं तो पिंड क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है। और गति करने लग जाता है तो इस स्थिति में जो अपने पास वेग होगा कितना हो जाता है, v हो जाता है, तथा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 1/2 mv²। दूसरा आता है कि जैसे जैसे अपन बाह्य बल बढ़ाते हैं तो बाह्य बल बढ़ाते हैं तो वो अपने प्रत्यानयन बल का क्या करता है, विरोध करता है। विरोध करने के पश्चात जब प्रत्यानयन बल का मान तथा जो बाह्य बल लगाया जाता है उसका मान क्या हो जाते हैं, दोनों समान हो जाते हैं। तो जो पिंड है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, या पिंड की गति क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो उस स्थिति में जो पिंड का वेग होगा वो कितना हो जाता है, 0, तथा गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। क्लियर, दूसरी बात। चलिए फिर तीसरे फिगर पर आते हैं कि तीसरे जैसे ही इस पर क्या हटाया जाता है, बाह्य बल को हटाया जाता है। जैसे ही इस पर जब बाह्य बल को हटाया जाता है तो क्या कहोगे कि जो अपने पास इसका जो बिंदु x है,
क्या है कि वो पुनः पिंड क्या करने लग जाता है, गति करने लग जाता है, और गति करने लग जाता है तो उस स्थिति में वेग क्या होगा, v, तथा गतिज ऊर्जा ज्यों का त्यों आ जाती है, कितनी आ जाती है, 1/2 mv²। तीनों फिगर क्लियर हैं। अब इन तीनों फिगरों के बारे में अपन नोट डाउन करेंगे। चलिए नीचे लिखिए पहला पॉइंट डाल के इसमें पहला पॉइंट डालिए और लिखिए जैसे ही पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं, जैसे ही पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं तो पिंड गति करता है, कि जैसे ही पिंड पर बाह्य बल लगाते हैं तो पिंड क्या करने लग जाता है, गति करता है। इस अवस्था में बिंदु x पर उसका वेग v और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² है, 1/2 mv² है। क्लियर है सभी को? पहला। दूसरा फिगर अपने पास क्या कह रहा था कि जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाया जाता है, जैसे जैसे बाह्य बल बढ़ाया जाता है तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल बढ़ाया जाता है तो स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल बाह्य बल का विरोध करता है, जैसे ही दोनों बल समान हो जाते हैं, दोनों बल समान हो जाते हैं तो पिंड रुक जाता है, अर्थात इसका वेग शून्य हो जाता है। दूसरी बात क्लियर? तीसरा लिखिए इसमें कि जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है, जैसे ही बाह्य बल हटाया जाता है पिंड विपरीत दिशा में गति कर जाता है और
और बिंदु x पर पहुंचने के पश्चात बिंदु x पर पहुंचने के पश्चात पुनः वेग v हो जाता है। पुनः वेग v हो जाता है और जब वेग v हो जाएगा पुनः, तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 1/2mv²। और गतिज ऊर्जा 1/2mv² हो जाती है 1/2mv² हो जाती है। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए यहाँ पिंड, पैराग्राफ लिखिए, यहाँ पिंड जिस बिंदु से गति प्रारंभ करता है, यहाँ पिंड जिस बिंदु से गति प्रारंभ करता है उसी बिंदु पर प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट आता है। प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट आता है। अतः प्रत्यानयन बल कैसा बल होगा? मैंने तुमको कंडीशन बताई थी संरक्षी और असंरक्षी बल में। भाई वो उसी बिंदु पर प्रारंभिक ऊर्जा के साथ लौट रहा है, तो कौन सा बल होगा? प्रत्यानयन बल, संरक्षी बल। अतः प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होगा। अतः प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होगा। नोट डाउन करिए जल्दी। एक प्रश्न लिखिए इसमें, सिद्ध करो कि प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है। भाई ये प्रत्यानयन बल संरक्षी बल कैसे हुआ कि भाई उसकी प्रारंभिक v का मान कितना था? ठीक है, उसका वेग कितना था? v, और गतिज ऊर्जा कितनी थी? 1/2mv²। और लास्ट में अपने पास जो देखिए क्या बताया था मैंने, यहाँ पर जिस बिंदु से गति प्रारंभ करता है उसी बिंदु पर प्रारंभिक ऊर्जा के साथ क्या करता है? लौट आता है। तो अतः प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होता है। कि देखिए प्रारंभ में मैंने तुमको बताया था कि उसका वेग कितना था? v, और गतिज ऊर्जा कितनी थी? 1/2mv²। तीसरे में जब बताया था जब प्रारंभिक में, तो उसका भी वेग पुनः किसमें हो गया? v हो गया था, और गतिज ऊर्जा कितनी हो गई थी? 1/2mv²। तो हम कंडीशन के हिसाब से कह सकते हैं कि जो अपनी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ उसी बिंदु पर लौट आता है
तो जो अपने पास बल होता है वो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल। इसी प्रकार प्रत्यानयन बल भी प्रारंभिक ऊर्जा के साथ क्या करता है? लौट आता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो प्रत्यानयन बल होता है वो कौन सा बल होता है? एक संरक्षी बल होता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब एक प्रश्न है कि सिद्ध करो कि प्रत्यानयन बल एक संरक्षी बल है। तो नीचे लिखिए सॉल्यूशन, लिखिए प्रत्यानयन बल विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती होता है। तो नीचे लिखिए माना विस्थापन सदिश आर है। क्या मान लिया? विस्थापन सदिश आर। और ये अपन जानते ही हैं कि प्रत्यानयन बल क्या होता है? विस्थापन के ऋणात्मक मान के क्या होता है? समानुपाती। ये मैंने पहले भी बता दिया है। तो हमने माना है कि विस्थापन सदिश क्या माना है? सदिश आर है। तो अपने पास सदिश एफ समानुपाती क्या हो जाएगा? माइनस सदिश आर, क्योंकि विस्थापन सदिश क्या माना है अपन ने? सदिश आर। और वहाँ कितना माना था? एक्स। विस्थापन क्या माना था वहाँ पर? एक्स। तो अपन ने एफ समानुपाती वहाँ पर तो क्या करते हैं? माइनस एक्स। लेकिन अपन ने क्या माना? विस्थापन सदिश आर। तो इसलिए सदिश एफ समानुपाती माइनस सदिश आर। क्लियर? तो अपने पास कितना आ जाएगा? माइनस वो सदिश एफ बराबर माइनस के सदिश आर, तो नीचे लिखिए। और हम जानते हैं कि स्थिति सदिश क्या होता है? स्थिति सदिश वो मैंने पहले भी बता दिया था यूनिट फर्स्ट में कि स्थिति सदिश आर का मान कितना होता है? सदिश आर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ लिख देना चूंकि सदिश आर बराबर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सदिश आर का मान किस में रख दूंगा मैं? इसमें। तो अपने पास कितना आ जाएगा? एफ सदिश एफ बराबर माइनस के और कितना आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नीचे लिखिए यदि यह संरक्षी बल है तो इसका कार्य कितना होगा? बताइए भाई। कंडीशन से हिसाब, कंडीशन मैंने तुमको लिखाई थी। जब संरक्षी बल होता है तो कार्य का मान क्या होता है? शून्य के बराबर होता है, नहीं होता? तो इसका कार्य शून्य होगा। समीकरण एक का कर्ल लेने पर तो कर्ल क्या होता है? डेल। एफ को जब मैं कर्ल के रूप में डिनोट करूंगा तो ये कभी भी ध्यान रखना है, जब कर्ल के रूप में लिखते हैं तो उसको डेल से गुणा करते हैं, तो उसकी जो फॉर्म बन जाती है वो किस फॉर्म में बन जाती है? कर्ल के रूप में। तो अपने पास कितना हो जाएगा? डेल इंटू सदिश एफ। तो अब ये किस फॉर्म में बदल गया है? कर्ल के रूप में। ठीक है? तो डेल इंटू सदिश एफ बराबर माइनस के। तो अपने पास आई कैप है, जे कैप है और के कैप है। तो आई कैप का मान ले लेते हैं अपन। जब कर्ल के रूप में लेते हैं तो कितना लेते हैं? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। क्लियर? और इनके मान कितना दे रखा है? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। क्लियर? जब कर्ल के फॉर्म में लिखेंगे तो जब आई जे के गुणांक लेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स
क्यों? डेल अपॉन डेल एक्स ये क्यों लिया है? क्योंकि मैंने जो इसका कर्ल लिया है किसके फॉर्म में लिया है? डेल के रूप में। तो इसका भी किसके रूप फॉर्म में लिखूंगा मैं जब इसकी मैट्रिक्स बनाऊंगा? तो डेल के रूप में। तो आई कैप का कितना हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई। इसका कर्ल कितना हो जाएगा? डेल अपॉन डेल एक्स। जे कैप का कितना हो जाएगा? डेल अपॉन डेल वाई। के कैप का कितना हो जाएगा? डेल अपॉन डेल जेड। तो आई जे के गुणांक कितना दे रखा है? एक्स वाई और जेड। बन गई अपने पास मैट्रिक्स। चलिए अब इनको अपन गुणा कर देते हैं। तो डेल इंटू सदिश एफ बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के। तो डेल इंटू सदिश एफ बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के, माइनस के। अब देखिए आई कैप का लूंगा तो कितना बच जाएगा अपने पास? आई कैप, और कितना आ जाएगा अपने पास? डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस कितना रह जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल जेड। क्लियर? फिर क्या आता है? माइनस जे कैप। अब किसका ले लूंगा मैं अपने पास? डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड। क्लियर? प्लस के कैप, के कैप का कितना आ जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। क्लियर? गुणा कर लिया आपस में मैट्रिक्स को। आई कैप का ले लिया, जे कैप का ले लिया और के कैप। आई कैप का लूंगा तो ये दो ये तो पक जाएगा, ये गुना और ये गुना। जे का लूंगा तो ये तो पक जाएगा, ये गुना और ये गुना। के का लूंगा तो ये तो पक जाएगा, ये गुना और ये गुना। क्लियर है? सभी मैट्रिक्स की गुणा करना जानते हो तुम? चलिए तो अपने पास यहां लिख देना, यहां लिख देना तुम कि एक्स वाई जेड निर्देशांक हैं, एक्स वाई जेड निर्देशांक हैं। यह एक दूसरे पर, यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। क्लियर? तो अपने पास कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल वाई बराबर 0 बराबर कितना हो जाएगा? डेल वाई अपॉन डेल एक्स। क्लियर? और दूसरा गुणांक कितना हो जाएगा? डेल एक्स अपॉन डेल जेड बराबर 0 बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स। और अपने पास तीसरा क्या हो जाएगा कि डेल कितना है और कितना कौन सा बचा है? डेल वाई अपॉन डेल जेड बराबर 0 बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो इसलिए डेल इंटू सदिश एफ बराबर क्या होगा? 0। कितना होगा? 0। क्लियर? तो देखिए इसका मान इसके बराबर आया कि नहीं आया? दोनों का मान कितना आ गया? 0। इसका मान इसके बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। इसका मान इसके बराबर आया कि नहीं आया? जब इन तीनों को, चारों के, छहों के मान क्या है? 0। तो डेल इंटू सदिश एफ का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? और मैंने तुमको कंडीशन बताई थी कि अगर कुल कार्य किसके बराबर है? 0, तो उसका जो बल होगा वो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। तो डेल इंटू सदिश एफ और सब का मान कितना हो गया? 0। तो डेल इंटू सदिश एफ बराबर कितना हो गया? 0। तो अपने पास जो प्रत्यानयन बल होता है वो कौन सा बल होता है? एक संरक्षी बल होता है। हेंस प्रूफ। क्लियर सभी को? इसको एक बार अपने हाथों से निकाल लेना। ठीक है? चल